इकोनॉमी को अगर आप देखें, अगर बांग्लादेश का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भारत है, यहां से जो पावर जाती है, बाकी जी चीजें जाती है, तो हम इनडायरेक्ट प्रेशर डाल सकते हैं, ना कि जी कुछ ऐसा करें जिससे रिस्क आए। मगर जी एट द सेम टाइम हमें फोर्सिबली करना है, और जिस प्रकार से अभी किया था, जो हमारे अभी जो फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, तो विक्रम सिकरी, उन्होंने बड़े साफ सुथरे शब्दों में एक प्रकार से मोहम्मद यूनुस को बताया है, और मुझे लगता है बांग्लादेश को समझ आएगी, क्योंकि बांग्लादेश और भारत के जो रिश्ते हैं वो बहुत ही गहरे हैं। ये 53 साल में दोनों की डिपेंडेंसी बहुत है, जी कनेक्टिविटी है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, जी कल्चरल हमारे रिलेशनशिप बहुत है, और जी। सच्चाई है मैं रविंद्र भारत और सचदेव साहब को भी जो इसमें लाना साथ में चाहूंगा। लड़े थे। तो जी मैं जी यही कहूंगा राहुल जी, कि हमें सोच समझ के चलना है, और बड़ा अच्छा उदाहरण अशोक सज्जनहार साहब ने दिया था, एक मालदीव का और श्रीलंका का। ये जी दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं। मोहम्मद मिजू और जो इंडिया आउट के कैंपेन में आए थे, आज वो भारत के साथ अच्छे रिलेशन है। और जी इसी प्रकार से अगर आप श्रीलंका में देखें, जो अभी प्रेजेंट अनुरा जी कुमारा दस्सनाइके हैं, वो एंटी इंडिया थे, जी मगर वो सबसे पहले भारत में आए, क्योंकि इकोनॉमी प्लेज अ मेजर रोल। उसको जी मालूम है, अगर जो श्रीलंका को इकोनॉमिकली अच्छा होना है, जी तो भारत से ज्यादा अच्छा कोई जी। मित्र नहीं, मैं क्योंकि वो भारत मैं ही है रविंद्र जिसने 4 सचदेव मिलियन साहब से का लोन दिया। पूछना चाहूँगा। रविंद्र सचदेव साहब, जो बात उठी कि क्या बांग्लादेश हमारे लिए एक और पाकिस्तान होगा, जिस तरह से वहाँ सोल्जर्स ऑफ कैलिफेट इन बांग्लादेश सर उठा रहा है, जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हम ये भी जानते हैं कि बांग्लादेश हथियार खरीदने के मामले में उसका पार्टनर पाकिस्तान है सबसे बड़ा, दूसरा चीन है, और अब जिस तरह से वो तुर्की से हथियार ले रहा है, या फिर जिस तरह से उसने J-10C जो चाइना से जो सौदा करना चाह रहा है, ऐसे में देखिए 2 एग्जाम्पल और दिए गए, एक श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया गया, एक और एग्जाम्पल दिया गया। दोनों ही कंट्रीज जो हैं उनसे हमारे कोई लैंड बॉर्डर्स नहीं। ऐसे में बांग्लादेश बहुत ही पोरस बॉर्डर, आप एक खेत में एक पाँव दूसरी साइड रखें तो बांग्लादेश है, और इधर रखेंगे तो भारत है, इस तरह का बॉर्डर है। क्या आपको लगता है जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, जिस तरह से चाइना बांग्लादेश को इस्तेमाल करना चाहेगा, हमारे लिए, भारत के लिए एक और मुसीबत है? थैंक यू वेरी मच। आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहार और जनरल सिवाच ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया है कि सिचुएशन डेफिनेटली वरीसम है और चैलेंजिंग है। इसमें एक और फैक्टर मैं देखता हूं, जो अगर हम बांग्लादेश की हिस्ट्री देखें, बांग्लादेश की हिस्ट्री में ये जो दोनों पार्टीज हैं, शेख हसीना की पार्टी और बीएनपी, इनका ट्रेंड और पैटर्न ये रहा है, जब एक पार्टी आती है सत्ता में तो वो दूसरी पार्टी के खिलाफ एक्शन लेती है, सख्त पॉलिटिकल वेंडेटा करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब बात है कि शेख हसीना जब लंबे समय सत्ता में रही, भारत के खिलाफ जो ये ओपिनियन बांग्लादेश में बन रहा है, उसका एक जो अहम रीजन ये आ रहा है कि शेख हसीना ने बांग्लादेश में, हम कहीं कट्टरपंथियों के खिलाफ या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट के खिलाफ जो कदम उठाए, सख्त कदम उठाए, वो भारत के कहने पे उठाए। ये नैरेटिव है बांग्लादेश में। बांग्लादेश ने जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड बनाया 2011 या 12 में, राइट, जिसमें उन्होंने डेथ सेंटेंसेस सुनाए काफी लोगों को और काफी एग्जीक्यूट भी करे गए, तो कट्टरपंथियों या इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट का ये कहना है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ही बना था भारत के प्रेशर में। मुस्लिम, हम कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट, वो कहते हैं जो उनके नेता थे व्हाटएवर, और जो शेख हसीना के खिलाफत में थे उनको जेल डालने में और उनको एग्जीक्यूट करने में। ये एक बहुत बड़ा नैरेटिव है जो कि भारत के खिलाफ है बांग्लादेश के अंदर। तो अब यही जो हो रहा है अभी, हम जो खबर देख रहे हैं, जिनको डेथ सेंटेंस से लाइफ सेंटेंस कर दिया, उल्फा, या जिनको भी जो उनकी सजा थी उन्हें रिलीज करा जा रहा है, वो सब उसी कड़ी में है कि इस समय जो रेजीम हम कहें ब्रॉडली स्पीकिंग, चाहे इंटरिम सरकार फुल्ली इलेक्टेड पावर वाली सरकार नहीं है, बट फिर भी वो रेवोल्यूशन से आई है तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो ये सरकार सोच समझ के ये निर्णय ले रही है कि जिन भी लोगों को शेख हसीना की सरकार ने जेल में डाला था, खासकर कट्टर इस्लाम के चार्जेस को लेकर के, उनके सेंटेंस रिड्यूस कर रही है या उनको छोड़ रही है, ये कह करके कि भाई
इनको गलत प्रोसिक्यूट किया गया है और शेख हसीना ने इनको इंडिया के कहने पे करा है। तो श्रीलंका और मालदीव्स के साथ हमारे जो डिफरेंसेस, इंडिया आउट वगैरह, वो डेफिनेटली सिमिलर है यहाँ पे, बट यहाँ पर एक अलग एलिमेंट है जो मुझे दिखता है, वो ये है भाई देखिए, श्रीलंका में शायद जो नई सरकार आई या मालदीव्स में भी आई, उसने ये तो नहीं कहा ना कि जो पिछली सरकार थी वो भारत के कहने पे हमारे देश के अंदर हमारी इस्लामिक कम्युनिटी को अरेस्ट कर रही थी, जेल कर रही थी, जाने नहीं दे रही थी। यहां पर ये एक एडिशनल एलिमेंट आ गया जो कि आई थिंक सबसे ज्यादा नॉट सबसे ज्यादा बट यस वन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है एंटी इंडिया फीलिंग के लिए। तो वो एंटी इंडिया फीलिंग है। अब उसमें डेफिनेटली यस पाकिस्तान की आईएसआई जो जमात इस्लामी या जमात पार्टी है, उसका खास करके स्टूडेंट विंग जो है कहा जाता है जमात, उसको आईएसआई ने काफी इन्फ्लुएंस और इन्फिल्ट्रेट कर लिया है। तो ये एलिमेंट्स है और ऑन द ग्राउंड बांग्लादेश में भारत के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन अनफॉर्चुनेटली बन गया है काफी हद तक, जो हमें दिखता है, राइट, जो हम देखते हैं सड़कों पे जो आ रहे हैं। अभी जो फ्लड्स हुए थे वो भी नैरेटिव बदल दिया कि इंडिया की हमारी कौन सी त्रिपुरा है जहां से कि वो डैम को रिलीज कर दिया गया ताकि बांग्लादेश में नुकसान हो। अब ये तो अफवाह और गलत बात है ना, बट इस तरह की अफवाहें बांग्लादेश के अंदर चलते हुए बांग्लादेश में ओपिनियन बनाए जा रहे हैं, नैरेटिव बनाए जा रहे हैं एंटी इंडिया, ये हमारे लिए बहुत चिंता की बात है। जी, मैं मेजर जनरल संजय मैस्टन के पास जाना चाहूंगा। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए कितना मुश्किल है, क्योंकि देखिए मैं एक दो घटनाएं और आपको बताता हूं कि जो म्यांमार में अराकन आर्मी है वो बांग्लादेश के बॉर्डर पे पहुंच चुकी है, बॉर्डर का पूरा कंट्रोल कर रही है। उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं अराकन आर्मी की तरफ से कि बांग्लादेश में जो जिहादी ग्रुप्स हैं वो इस बॉर्डर पर हिंदूज और बुद्धिस्ट के खिलाफ एट्रॉसिटीज़ कर रहे हैं। और खबरें, ये कितनी पुष्ट है हम कह नहीं सकते, लेकिन खबरें ये भी हैं कि तकनाफ जो एरिया है वहाँ पे उसमें इंकर्जन्स हुए हैं। अराकन आर्मी ने वहाँ पे एरिया कैप्चर किया है और बांग्लादेश जो बॉर्डर फोर्स है और अराकन आर्मी के बीच में जो है झड़पें हुई हैं। ये सारी खबरें जो हैं छिनखन के आ रही है। दूसरी तरफ ISIS है उसका सर उठाना 2015-16 में सर उठा रही थी, अब ज़्यादा दिखाई देते हैं। आजकल बांग्लादेश में झंडे दिखाई दे रहे हैं ISIS के, बयान दिखाई दे रहे हैं उसके फेवर में। इस तरह की जो बातें दिख रही हैं बांग्लादेश के अपने अस्तित्व के लिए कितना मुश्किल देखते हैं? आपने बहुत दो उचित चीजें उठाई हैं। एक तो अराकन आर्मी का रोल और ISIS का बांग्लादेश में, बांग्लादेश को कैसे असर करता है। साफ जाहिर है बांग्लादेश वही रास्ते में जाना चाहता है, पाकिस्तान के रास्ते में, और पाकिस्तान वो ही चाहता है जो अफगानिस्तान में उसने किया, जो इतनी प्रॉस्परस कंट्री थी 60s और 70s में, और वही पाकिस्तान ने ISI ने आज उनको स्टोन एज में पहुंचा दिया है। बांग्लादेश को भी ISI का इरादा है, पाकिस्तान सेना का इरादा है कि उनको भी उसी रास्ते ले जाए, क्योंकि भारत के लिए भी अस्थिरता करना चाहते हैं वो, और रेडिकलिज्म भारत के नेबरिंग कंट्रीज में लेके और भारत में अस्थिरता चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि भारत को हर लिहाज से टेररिज्म और इंसर्जेंसी से हिट किया जाए। अब रहा अराकन आर्मी का सवाल। देखिए बांग्लादेश के लिए तो अब ये देखा जाए ये खुद अपने ट्रैप में फंस रहे हैं। ये जो जमायते इस्लामी और ये ISIS एलिमेंट्स, और आपने अलकायदा का भी बीच में नाम लिया था, ये सारे वहाँ टारगेट कर रहे हैं बुद्धिस्ट को भी, और हिंदूज हैं जो वहाँ पर म्यांमार में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं, और माइनॉरिटीज को भी कर रहे हैं। जाहिर है अराकन आर्मी ने ये जो भी अभी कदम बताए हैं 271 किलोमीटर बॉर्डर पे, खासकर ये जो टेक्नफ का इलाका है और पूरा ये रखीने स्टेट जो हिस्सा है म्यांमार का, उसको ये कैप्चर करना चाहते हैं। और काफी हद तक इन्होंने मेरे ख्याल 30 से 40% रखीने स्टेट को कैप्चर कर लिया है। और जितने बॉर्डर आउटपोस्ट थे मिलिट्री जनता के, म्यांमार मिलिट्री जनता के, वो सारे इन्होंने कैप्चर कर लिए हैं। तो साफ जाहिर है कि ये भी अभी एक थ्रेट बन जाते हैं, और ये थ्रेट हिंदुस्तान के लिए फायदा है, क्योंकि ये एक हमारा जो कालादान प्रोजेक्ट है, ये जो अराकन आर्मी चाहती है कि कालादान प्रोजेक्ट वहां से ये सुरक्षा देंगे, तो ये हमें फायदा है। और दूसरा फायदा ये है
कि अराकन आर्मी, ये जो जिहादी एलिमेंट्स है, रेडिकल एलिमेंट्स है, उनको ये थोड़ा कंट्रोल करने में सक्षम रहेंगे। और ये आमूम तौर पे ज्यादा बुद्धिस्ट हैं जी जी और इनका भी इरादा बहुत क्लियर है। ये म्यांमार से ऑटोनॉमी चाहते हैं और ये जो सॉवरेंटी चाहते हैं वहां अराकन लोगों के लिए। जहां तक आईएसआईएस का सवाल है, देखिए आईएसआईएस वहां पर घुसी है और आईएसआई भी है और अल कायदा है और ये जो जमायते इस्लामी एलिमेंट्स हैं, ये तो वही चाह रहे हैं कि रेडिकलिज्म बढ़े और जितने भी माइनॉरिटीज हैं, हिंदूज हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, सब पे अटैक करें। लेकिन बांग्लादेश नहीं समझ रहा है कि ये अफगानिस्तान जैसे इनका हाल होगा, पाकिस्तान जैसे हाल होगा। और ये जब एक रेडिकलिज्म की एक वेव आती है, जी उसको रोकना अत्यंत मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश के सेना के लिए। और अब आप खुद देखिए, पाकिस्तान में आज उनकी सेना को उन्हीं के आतंकवाद जो ट्रेन किए थे वही उनको अटैक कर रहे हैं। आज उनकी कैजुअलिटीज कितनी हो रही है आपको पता है। उन्हीं के आर्मी स्कूल के अंदर वहां पर कितने ये टेररिस्ट ने कब कुछ साल पहले अटैक किया था और अभी भी कितने अटैक्स होते जा रहे जी हैं। हाल ही में 40 इनके सोल्जर्स मारे गए थे बलूचिस्तान में। जी तो ये बांग्लादेश की सेना को नुकसान होगा, उनकी इकोनॉमी को नुकसान होगा, इनको देश को नुकसान होगा। जी। कट्टरपन का जब लहरपन आता है तो ये रुकेगा नहीं। और ये समय है जब अभी भारत का बहुत बड़ा रोल है, अहम रोल है। और मेरे ख्याल जो एक कैलिब्रेटेड अप्रोच से हम कर रहे हैं, और खासकर इसमें देखिए हमारे एम्बेसडर्स हैं, डिफेंस अटैचेज वहां बेस्ड जी। है, मिलिट्री कॉपरेशन, हमारी डिफेंस कॉपरेशन चल रही है। और ये सारे कॉपरेशन करके मेरे ख्याल उनको जी, हम जनरल एजुकेशन अगर करेंगे जी जनरल तो मैस्टर, मैं ना फर्क पड़ेगा। मैं बांग्लादेश में ग्राउंड से भी जानना चाहता हूं। हमारे साथ सुबीर नंदी बाबू हैं, वहां पे लॉयर हैं और बहुत ज़्यादा हिंदुओं के जो राइट्स हैं उनके लिए लड़ते हैं। सुबीर नंदी, आप ये बताएं कि जो बातचीत हो रही थी आपने पूरी सुनी, जिहादी एलिमेंट्स कितने ज़्यादा आपको दिखने लगे हैं बांग्लादेश में, और जो बात हमने कही कि जिस तरह से जिहादी एलिमेंट्स जो हैं वो भारत के लिए जो खतरा दिखाई देता है उन एलिमेंट्स में, वो आपको कितना वहां से दिखाई देता है? नमस्ते। पहले मैं आपको नमस्ते जनाता हूँ और आपके साथ साथ मेरे पैनल में जो है उसके भी नमस्ते जनाता हूँ और स्वागतम जनाता हूँ आपको, दर्शकों को, और जो आप देख रहा है और इस प्रोग्राम के द्वारा जो देखेंगे। आपको मैं आज एक खुफिया बात बताता हूँ। हमारा देश में जो गवर्नमेंट आया, इस गवर्नमेंट का नाम क्या? एडियन, वो टोटली unconstitutional. Anytime Yunus already has been gone in measure. Yesterday night he already leave Dhaka. आपस आएगा और नहीं आएगा ये हम बता नहीं सकते। Right now the situation is tomorrow. You know, आपके चैनल के द्वारा, आपके चैनल को मैं भेजा था, जो इस्तेमा तुराग टुंगी ढाका की अर्जन टोंगी में तुराग नदी पर विश्व इस्तेमा नाम नेम्ड विश्व इस्तेमा तबलीग, जो टू पार्टी मुस्लिम टू पार्टी, एक है साद जो आपके देश से सात माने इस्तेमा के लिए सात कौन थी? 7 पार्टी, और एक है जुबैर पार्टी जो बांग्लादेश से। इतना बड़ा मचाल हुआ। There are near about 20 people are died. 20 people are died and 500 people are hospitalized yesterday night. No media has been covered in this program, in this occasion, and in this atrocity and anarchy. No media, because government already involved in this जो हो रहा है स्थिति जी। ये स्थिति था तो यस्टरडे। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? ढाका के एडजंट में केरानीगंज एक ब्रांच था, एक ब्रांच है बैंक का ब्रांच। 3 अपहरण लोग इसमें धोखा और 18 पीपल को होस्टेज किया। इस स्थिति पर है हमारा देश।
हम बलि महाराज और सुदर्शना का 5 बेटे था। इस बेटे के नाम अनुसार अंग, बंग, कलिंग, शुम्र, पुण्र, सनातनी का एक महाराज था बलि महाराज, और सुदर्शना का पुत्र के नाम के द्वारा बंग, हमारा बांग्ला भूमि इसके पहले बंग भूमि नाम से पहचाना था। हम इस परंपरा में विश्वास करते हैं। इस हमारा एक बंगो जो वर्ड था ये हमारा उपनिषद में टोटली लिपिबद्ध है, टोटली रिटन है। जी जी, इस देश में मैं एक एक कमेंट, हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जहां पर मोहम्मद यूनुस जो हैं वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं और शहबाज शरीफ दिखाई दे रहे हैं उसमें, उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। तो आप जो बात कह रहे थे कि यूनुस जो हैं वो देश छोड़ के गए हैं, तो शायद वो पाकिस्तान जो है इस वक्त हैं और जो शहबाज शरीफ है उनके साथ उनकी मुलाकात हो रही है। हाँ, हो सकता है, बट हमारा सोर्सेस में जो मैं जान सकता हूँ वो अब लीबिया मिशर कायरो में है। हो सकता है उधर शहबाज शरीफ और उसामा मैं सब अपने मेहमानों से एक एक कमेंट लेना चाहूंगा। सुबीर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ग्राउंड सिचुएशन बताई। सज्जनहार साहब, आप भी सुन रहे थे, उनसे आप ही से शुरुआत करते हैं। एक छोटे छोटे कमेंट चाहूंगा क्योंकि समय थोड़ा कम है। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई मोहम्मद यूनुस की, वो किस तरह से अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जो बातें जो है सुबीर नंदी ने कही और जो तस्वीरें आप जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त आप नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें पाकिस्तान प्रधानमंत्री से जो यूनुस हैं वो मिल रहे हैं। जी, मैं देख रहा हूं तस्वीरें आप जो दिखा रहे हैं वो मैं उनको अच्छी तरह देख पा रहा हूं। देखिए, मैं किसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरफ अभी नहीं जाना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू गेट कंफर्म्ड न्यूज़, तभी मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी देना चाहूँगा। वैसे मैं किसी हाइपोथेसिस या स्पेकुलेशन पर मैं नहीं टिप्पणी देना चाहूँगा। मेरे विचार से ये वाली जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइडलाइंस पर इनकी नवाज शरीफ और मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हुई थी। वहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री वहाँ से वापस आ गए थे और तब मोहम्मद यूनुस पहुँचे थे, नहीं तो उन्होंने बहुत एक इंटरेस्ट जताया था। देखिए, सभी लोग अपना बैज पहने हुए हैं, टाइज लगाए हुए हैं। अगर कोई किसी देश से फ्ली करता है तो इस प्रकार से फ्ली नहीं करते हैं जो उनका ऐसे वहाँ पर इस्तकबाल हो, रिसेप्शन हो। सो आई विल रिजर्व माई जजमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर इशू। पर मैं ये कहूँगा जो यकीनन वहाँ पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मोहम्मद यूनुस ने अभी ऐलान भी किया 16 दिसंबर को जो वो इलेक्शन या 2025 के आखिर में या 2026 के शुरू में करेंगे। उन्होंने पहले कह दिया था 4 साल तक शायद इलेक्शन नहीं होंगे वहाँ पर। तो अभी आगे देखना होगा। मेरे ख्याल से उनके अपने लिए हालात खराब होंगे, बिकॉज ही हिमसेल्फ इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ सिचुएशन, मेरे विचार से। जी शिवाज साहब, जनरल शिवाज। देखो राहुल जी, इसमें कोई शक नहीं कि जो आज की सिचुएशन बांग्लादेश की है वो मुझे लगता है और भी खराब होने वाली है। एक तो इंटरनल सिचुएशन सुधर नहीं रही है, वहां पर जमात इस्लामी बांग्लादेश, मुजाहिदीन, ISI, इसका गढ़ बढ़ता जा रहा है। अल-कायदा और ISIS भी पैर पसार सकता है। एक वैक्यूम क्रिएट हो गई है और मुझे लगता नहीं कि मोहम्मद यूनुस के कंट्रोल में चीजें हैं। ये आज फ्री फॉर ऑल है और मुझे लगता है कि जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है जो खालिदा जिया की, वो भी अब चाहेगी इलेक्शन जल्दी हो। यूं तो इन्होंने डिक्लेयर किया 2025 के एंड में या 2026 के बिगिनिंग में होगा, और मुझे लगता नहीं। ये बात सही है कि खालिदा जिया बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हैं कि उनके बेटे जो हैं वो जो है वो प्रधानमंत्री बने। हमने भी, और राहुल जी एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने ये आया नजर कि हो सकता आने वाले इलेक्शन में BNP का पलड़ा भारी रहे, तो हमने अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी भारत ने खोल दी है BNP के साथ। क्योंकि हमें देखो, हम ये नहीं डिसाइड कर सकते बांग्लादेश में किसकी गवर्नमेंट आएगी। जो भी गवर्नमेंट आती है हमें उनके साथ वर्केबल रिलेशन रखने हैं। ये डिप्लोमेसी का जनरल संजय मैसन, तो ये बहुत जरूरी है कि हम हर तरीके से इसको हैंडल करें, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर बांग्लादेश जाता है आतंकवाद की तरफ तो वो पाकिस्तान से भी बुरी हालात में होगा, और वो ना बांग्लादेश के अच्छाई में और ना ही भारत के अच्छे में। जनरल संजय मैसन, आपका। देखिए,
बांग्लादेश की स्थिति बहुत खराब है, वो एक गड्ढे की तरफ जा रहा है। बांग्लादेश को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, वो है बांग्लादेश के आम लोग। उनको पता है कि पाकिस्तान का रास्ता, अफगानिस्तान का रास्ता और बांग्लादेश का जो अभी तक अच्छा रास्ता था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हिंदुस्तान के अच्छे रिलेशन, तो मेरे ख्याल वहां अगर डेमोक्रेसी, और भारत भी चाहता है तुरंत इलेक्शंस हो और जो वहां की जनता है वो खड़े होके तुरंत इलेक्शंस की डिमांड करे। मेरे ख्याल जनता ही है जो अपने देश को बचा सकती है, नहीं तो बांग्लादेश बिल्कुल पाकिस्तान अफगानिस्तान के रास्ते पे जाएगा और वो रविंद्र हिंदुस्तान सचदेव के साहब, लिए अच्छी बात नहीं है। आपका कमेंट। थैंक यू वेरी मच। मैं संक्षेप में 3 बुलेट पॉइंट्स। फर्स्टली आई एग्री विद एम्बेसडर सज्जनार, जो वो बात थी कि यूनुस ने देश छोड़ दिया है। आई मीन दीज वी डोंट नो, जब होगा तब देखते हैं। आज की दुनिया में कहां से कहां क्या हो जाए कह नहीं बिल्कुल सकते, बट लेट वो अस सी लगता ऑन नहीं है ऐसा। एनीवे, वन सेकेंडली, देखिए बांग्लादेश में एक और चीज हो रही है, और वो ये हो रहा है कि आइडेंटिटी, बांग्लादेश के अंदर जो आइडेंटिटी है अब वो इस्लामिक आइडेंटिटी हावी होती जा रही है एज कंपेयर टू द बंगाली आइडेंटिटी। पहले और काफी लंबे समय तक ये था कि बांग्लादेश यानी बंगालियों का देश, यानी बांग्ला स्पीकिंग एंड बांग्ला पीपल, राइट। अब क्या हो रहा है कि देश की आइडेंटिटी इस बिकमिंग, और ये बात है कि वहां की अवाम ये चाहती है शायद, या जिस तरह से नैरेटिव क्रिएट कर दिया गया है, ओपिनियन बनते जा रहे हैं कि हम एक इस्लामिक, वी आर इस्लामिक पीपल, सो हम एक इस्लामिक स्टेट होना है। शारिया लॉ चाहे नो भी हो, बट सॉफ्ट टूवर्ड्स सॉफ्टर शारिया और मोर इस्लाम, दैट्स देयर। तो ये दो चीजें हैं जो मुझे और दिखती है। एंड यस, जहां तक इलेक्शन की बात है, यस यूनुस ने तो ये भी कहा था कि मीडिया के रिफॉर्म होंगे तब इलेक्शन होगी। मीडिया के रिफॉर्म, इलेक्शन रिफॉर्म सालों साल लग जाएंगे होने में। एंड यस, जो बात अभी जनरल सिवाज, जनरल मिनिस्टर भी कह रहे हैं, एम्बेसडर भी, कि पॉलिटिकल पार्टीज भी थक जाएंगी। देखिए, क्योंकि अभी तो यूनुस को चलिए माना एक रिस्पेक्टेड इंटेलेक्चुअल सोशल एंटरप्रेन्योर थे, बांग्लादेश के रेवोल्यूशन सा हुआ, उनको बिठा दिया गया है, परंतु कुछ टाइम आएगा जल्दी ही जब पॉलिटिशियंस जाएंगे भैया मैं सत्ता में बैठूं, तब बीएनपी के या जो भी हो वो इलेक्शन चाहेंगे और सत्ता में खुद बैठना चाहेंगे। तो अभी बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। सरकार है भी, बट इसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, पावर भी नहीं है। इसके बाद कायदे में देखा जाए तो आई डोंट नो कितनी यूनुस के पास पावर है एज एडवाइजर इवन। तो बट आने वाले वक्त में ये देखना है कि कितनी जल्दी इलेक्शन हो जी, एंड देन फिर या डेफिनेटली अगर बीएनपी आएगी जैसे अभी दिखता है तो बांग्लादेश और इस्लामिक लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेगा, बट होपफुली उनमें सद्बुद्धि आएगी कि इंडिया जैसे नेबर के साथ संयम और मॉडरेट रिलेशंस के साथ आगे चलना चाहिए। जी सचदेव साहब, आप सभी मेहमान मेरे साथ बने रहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत और चीन की, भारत चीन के रिश्तों की, और उस पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। पिछले दिनों दिप्सांग डेमचौक में दोनों सेनाएं पीछे हटी और LAC पर स्थिति बेहतर हुई। अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा शुरू हो रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा से कई मुद्दे हल हुए हैं। डोभाल चीन में 23वें स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग के लिए गए थे। ये मीटिंग 5 साल में पहली बार हुई है। 5 साल पहले ये मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में चीन के साथ 5 अहम मुद्दों पर सहमति बनी है। नाथुला से जल्द ही फिर व्यापार शुरू होगा। सीमाओं को पार करने वाली नदियों को लेकर सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों में सीमा विवाद पर न्याय संगत समाधान के प्रति प्रतिबद्धता दोनों देशों ने जताई है। रिश्तों में विश्वास बढ़ाने के उपायों पर सहमति बनी है। इसके अलावा राजनयिक और सैन्य अधिकारियों के बीच मिलकर कार्रवाई पर सहमति बनी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दगाबाज चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या सच में चीन भारत से रिश्ते सुधारने की राह पर है, या फिर ड्रैगन फिर से दगा दे सकता है? क्योंकि वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ मिलकर लगातार भारत को घेर रहा है। दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि अगर चीन भारत के साथ बातचीत की मेज़ पर आया है तो इसकी वजह क्या है? इसी मुद्दे पर अपने मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप सुनिए मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव C कटोच का क्या कहना है इस मुद्दे पर। ये जो 23rd स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीट है, हमारे NSA डोवल साहब गए थे और चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे। कई बातें इसमें आई हैं और एग्रीमेंट, छोटे छोटे एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा जो अभी फिर से शुरू हो गई है, जो गलवान के बाद बंद कर दी गई थी। ये छोटे कदम हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत जरूरी कदम है।
ये चलना, इनको इस प्रकार के छोटे छोटे कदम जो है, यही बाद में पूरी तरह से नॉर्मलसी ले आएंगे। तो मेहमानों के साथ इस एक नए मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे लिए। भारत और चीन के रिश्ते जिस तरह से गलवान के पूरे प्रकरण के बाद बेहद बिगड़ गए थे, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बदलाव होता नज़र आ रहा है। जो एक मीटिंग हुई थी शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, कज़ान में अक्टूबर में इसी साल, उसके बाद इस जो ये अजीत डोभाल की मीटिंग है, इसका कहीं ना कहीं जो है वो खाका तैयार हुआ था। मैं सज्जनहार साहब के पास जाना चाहूँगा। सज्जनहार साहब, कैसे देखते हैं ये जो बदलाव थोड़ा दिख रहा है भारत चीन के रिश्तों में, इसको कोई सिग्निफिकेंस आप मानते हैं इसका कि नहीं मानते? नहीं, सिग्निफिकेंस तो मैं यकीनन मानता हूं। जो देखिए, आपने जैसे खुद बताया राहुल जी, जो 5 साल बाद ये मुलाकात हो रही है, तो वो उसका तो बहुत ही महत्व है। परंतु आप देखिए, ये 2003 से शुरू हुआ था, जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स का जो मीटिंग है, दौर जो है वो 2003 से शुरू